Hello everyone, welcome in this video. We are going to do our chapter current electricity. चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नाम है पहले करंट देन इलेक्ट्रिसिटी। तो बात करते हैं करंट क्या होता है। किसी भी चीज़ का अगर डायरेक्शनल फ्लो होगा उसको हम करंट बोलते हैं। मीन्स कोई भी चीज़ एक डायरेक्शन में फ्लो कर रही है उसके रेट को हम बोलते हैं करंट। लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट की, इलेक्ट्रिसिटी की। रेट ऑफ डायरेक्शनल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। जब इलेक्ट्रिक चार्ज का डायरेक्शनल फ्लो होगा हम उसका रेट निकालेंगे तो हम उसको इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। दस इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ डायरेक्शनल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, जिसको हम टेंसर भी बोल सकते हैं। तो जब हम डायरेक्शनल फ्लो का रेट निकालेंगे इलेक्ट्रिक करंट का उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट। एक स्केलर क्वांटिटी है लेकिन इसको हम टेंसर भी बोल सकते हैं। अब जो इलेक्ट्रिक करंट है वो दो टाइप से आएगा, एक आएगा एवरेज, एक आएगा इंस्टेंटेनियस। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंस्टेंटेनियस? इंस्टेंटेनियस का मीन्स क्या है, उस जगह पे कि इंस्टेंट पे जब हम करंट को निकालेंगे तो निकालेंगे कि हम उसका डिफ्रेंसिएशन करके डी क्यू अपॉन डी टी। वहीं पे अगर हम एवरेज निकालेंगे तो वो आता है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, या फिर आई डॉट डी टी का इंटीग्रेशन अपॉन डी टी का इंटीग्रेशन। इससे पहला ही क्वेश्चन है, ए करंट ऑफ 0.6 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ बल्ब फॉर 10 मिनट्स। एक करंट है जो कि 0.6 एम्पियर है, वो एक बल्ब ने उसने कितना करंट लिया 10 मिनट के लिए। तो हमें बताना है कितना इलेक्ट्रिक चार्ज वहाँ से गया। वी नो कि आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। जो करंट है उसकी वैल्यू होती है डी क्यू बाई डी टी। यहाँ पर जो हमें क्यू निकालना है तो क्यू कैसे आएगा, आई डॉट डी टी मीन्स करंट की और टाइम की हम मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। करंट क्या है, करंट है 0.6, टाइम क्या है 10 मिनट्स। अब 1 मिनट में 60 सेकेंड होती है तो 10 मिनट में 16 × 10, तो यहाँ से हमारा आ गया 360 कूलम। और वहीं पे अगर हम बात करें करंट की यूनिट की तो वो होती है हमारी एम्पियर, और जो 1 एम्पियर है वो होती है 1 कूलम पर सेकेंड। नेक्स्ट देखो, इफ़ अमाउंट ऑफ चार्ज थ्रो सेल इन 4 मिनट्स। अगर 4 मिनट में एक सेल से 480 कूलम चार्ज को हम निकालते हैं तो हमें करंट को कैलकुलेट करना है। करंट क्या है, करंट है चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज है 480 अपॉन 4 इंटू 16। अब 0 गया इज इक्वल टू 2 एम्पियर। इफ चार्ज इज इक्वल टू, चार्ज है हमारे पास टी स्क्वेयर प्लस 2t माइनस 4। हमें करंट निकालना है 2 सेकेंड पे और 2 सेकेंड में। यहाँ पे 2 सेकेंड पे निकालना है तो यहाँ पर इंस्टेंटेनियस करंट निकलेगा। 2 सेकेंड के अंदर निकालना है तो यहाँ पर एवरेज करंट निकलेगा। तो इंस्टेंटेनियस करंट की फॉर्मूला आएगा आई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। यहाँ से जब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो टी स्क्वायर का 2t प्लस 2, टी की जो वैल्यू है वो 2 सेकेंड है तो यहाँ से आ गया हमारा 6 एम्पियर। वही यहाँ पे हमें निकालना है आई एवरेज, तो आई एवरेज आएगा डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। तो 0 से लेके 2 सेकेंड तक जितना भी चार्ज आया उसको निकाल लो और उसको 2 से डिवाइड कर दो तो हमारा करंट एवरेज आ जाएगा। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव गिवन अ ग्राफ ऑफ करंट this time in a wire is given by, if charge flows through wire is 7.5 second in q1। देखो मैंने बोला है हमें ग्राफ गिवन है करंट वर्सेस टाइम का। तो पहला हमें केस माना कि जो केस है 7.5 सेकंड तक उसके अंदर जो करंट है वो q1 दौड़ रहा है, वहीं पे 15 सेकंड तक उसके अंदर q2 दौड़ रहा है। हमें q1 अपॉन q2 का रेशो यहाँ पे बताना है। आप देखो Q1 कैसे निकलेगा, पहले हम Q1 निकालेंगे तो Q1 निकलेगा जो ट्रायंगल है इसका एरिया निकाल के जो होता है 1/2 इंटू 6 इंटू 7.5, 2 से 3 गया, इसकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 7.5 इंटू 3 जो कि हमारा Q0 आ गया। वहीं पे अगर हम बात करें 15 सेकंड में तो हम इसको भी ऐड करेंगे और हम इस पूरे को भी ऐड करेंगे। जैसे हमारा आता है 3 कैसे आया, देखो ये आ गया हमारा 9 इंटू 7.5, जिसको हम 3 इंटू 7.5 लिख सकते हैं। इसकी जो वैल्यू है वो Q0 थी, तो यहाँ से आ गया 3 Q0। अगर हम रेशो निकालेंगे तो Q0 अपॉन 3 Q0 वो आ जाता है 1/3। लेट्स नेक्स्ट, एक करंट इन अ वायर वेरीज विद टाइम अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। एक करंट है जो वायर में वेरी कर रहा है अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। द क्वांटिटी ऑफ चार्ज, हमें चार्ज निकालना है फ्रॉम 2 to 6 सेकेंड। अब देखो डी क्यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू आई, लेकिन जो आई है इट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी क्यू डॉट डी टी। तो हम इसका इंटीग्रेट कर देंगे तो यहाँ से आएगा 40 प्लस टी स्क्वेयर।
तो जब हम लिमिट पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 48। नेक्स्ट देखो, if q is equal to 80 plus bt square, we have to tell average current in 2 second and at 2 second. अगर हमें at 2 second बताना तो सिंपली इसको इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेट कर दिया तो जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा सिंपली आ गया, आई निकालना है ना, सिंपली इसको हम कर देते हैं डिफ्रेंशिएट, तो आ गया a प्लस 2bt। वहीं पे अगर हम एवरेज निकाल लेंगे तो वो आएगा डेल्टा q अपॉन डेल्टा टी, तो यहाँ से हमारा आएगा a प्लस 2b एम्पियर। नेक्स्ट देखो, if I is equal to 80 plus bt square, हमारे पास देखा I, then we have to find average चार्ज, हमें अब चार्ज निकालना है, ठीक है। तो हम जानते हैं जो I एवरेज है इट इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, दैट इज इक्वल टू I डॉट डी टी अपॉन डी टी। चलिए करंट ही निकालना है, एवरेज करंट ही, ठीक है। ये है जो वैरी कर रहा है एज दिस इक्वेशन, लेकिन हमें करंट निकालना है एवरेज, तो हम आई डॉट डी टी अपॉन डी टी कर देंगे, तो इसका जब इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा 82 अपॉन 2 प्लस बी टी क्यू बाई 3 अपॉन 2। अब यहाँ पर टाइम की वैल्यू निकालेंगे तो 2 सेकंड दे रखा है, तो 2 पुट कर देंगे। आया समझ? अगेन देखो, प्लीज नहीं है अभी। नेक्स्ट देखो, हाउ मैनी टाइम्स करंट इज जीरो, कितनी बार इसमें जो करंट है वो जीरो आएगा। जहाँ पर भी स्लोप की वैल्यू जीरो, यानी कि डी क्यू, देखो करंट क्या होता है, करंट होता है डी क्यू अपॉन डी टी, ठीक है, डी क्यू अपॉन डी टी। डी क्यू अपॉन डी टी यहाँ पे क्या है, स्लोप है, तो जहाँ पर भी स्लोप की वैल्यू जीरो, यानी कि डी क्यू अपॉन डी टी की वैल्यू जीरो आएगी, वहीं पे जो करंट है वो जीरो आएगा। देखो यहाँ पे स्लोप जीरो, यहाँ पे स्लोप जीरो, यहाँ पे भी स्लोप जीरो, तो यहाँ पे जो स्लोप है वो आगे तो जीरो दे, 2 बार जीरो आया है, तो यहाँ पे जो है करंट 2 बार जीरो आएगा। अब नेक्स्ट देखो, एक इलेक्ट्रॉन है जो कि मूव कर रहा है ऑन द सर्कुलर पाथ, एक इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है जिसकी फ्रिक्वेंसी एफ है, हमें टाइम पीरियड निकालना है। देखो टी होता है टाइम पीरियड और एफ होती है हमारी फ्रिक्वेंसी। अब देखो आई एवरेज क्या होता है, आई एवरेज होता है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, जो हमारा चार्ज मूव कर रहा है वो ई है और जी है टाइम है। अब जो टाइम है वो फ्रीक्वेंसी होती है, तो हमारा जो आई एवरेज है वो आ गया ई एफ। वे पे अगर हम बात करें इन द टर्म ऑफ वेलोसिटी, तो टाइम पीरियड क्या आता है, टाइम पीरियड आता है जितना टाइम कवर किया अपॉन वेलोसिटी, तो जाएगा 2 पाई आर अपॉन वी, तो यहाँ से आई एवरेज आ गया ई वी अपॉन 2 पाई आर। देखो अब हम बात करते हैं किसी कंडक्टर की, अब हम क्या बात करेंगे, हम बात करेंगे एक कंडक्टर की, ठीक है। हमारे पास एक कंडक्टर है जिसको हमने बैटरी से नहीं जोड़ा। सिंपली अगर हम बात करें, हमारे पास एक ऐसी तार है, एक ऐसी वायर है जिसको हमने एक कंडक्टर यानी कि अपनी बैटरी से नहीं जोड़ा, तो जो वो तार है उसके अंदर बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक तार है जिसके पास लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। जब तक हमने उसको बैटरी से कनेक्ट नहीं किया, उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर इज जीरो, आइसोलेटेड कंडक्टर। ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर इन रैंडम मोशन विद वेरी हाई स्पीड। लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन अपनी रैंडम मोशन में घूम रहे हैं विद हाई स्पीड। जिसकी काइनेटिक एनर्जी जिसके अंदर होगी इन पार्टिकल्स की, इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब जो काइनेटिक एनर्जी है वो होती है हाफ एम वी स्क्वेयर, तो जो वी स्क्वेयर है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, जिससे कि जो हमारा वी है या जो हमारी स्पीड है वो आ गई अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल, जो कि होती है 10 टू की वैल्यू 4 या 10 टू की वैल्यू 5 मीटर पर सेकेंड। आप देखो, अब जो हमारा वो कंडक्टर था या वो हमारी वायर थी, उसको हमने एक बैटरी से जोड़ दिया, ठीक है। तो बैटरी से जोड़ दिया, ये जो है ये हमारा एक कंडक्टर है, ठीक है। इसको हमने V वोल्टेज की बैटरी से जोड़ दिया। ये जो हमारा EMF है वो V है, V हमारा EMF है। जो हमारा कंडक्टर है या जो वायर हम बोलेंगे, उसकी जो लेंथ है वो L है, उसका एरिया जो है E है। अब हम जानते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो DV अपॉन DR होती है। हमने इस कंडक्टर को V वोल्टेज दिया, तो V अपॉन L जो है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। यहाँ तक समझ में आया? दोबारा देखो, आराम आराम से समझना। देखो एक कंडक्टर है जिसको हमने वायर से नहीं जोड़ा, वो आइसोलेटेड है, ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो उसके अंदर देर आर मैनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो कि रैंडम मोशन में विद हाई स्पीड घूम रही हैं। जो उसकी काइनेटिक एनर्जी है
इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो इस रिलेशन से अब आप वेलोसिटी या फिर स्पीड का रिलेशन निकालेंगे, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर। जो वैल्यू आती है 10 की वैल्यू 4 टू 10 की वैल्यू 5 मीटर पर सेकेंड। अब उसकी जब लेकिन जो नेट वेलोसिटी आती है वो रैंडम मोशन जो है एक दूसरे की वेलोसिटी को कट कर देती है, तो जो हमारी नेट वेलोसिटी आती है वो हमारी जीरो आती है। अब हमने क्या किया, जो कंडक्टर है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, इसकी लेंथ जो एल है उसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, जिस बैटरी का जो वोल्टेज है वो वी है। अब हम जानते हैं अगर वोल्टेज वी से हमने उसको कनेक्ट किया है तो उसके अंदर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डेवलप कर जाएगी। हम जानते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका फॉर्मूला होता है वी अपॉन आर, वी अपॉन एल या फिर डी वी अपॉन डी आर या फिर वी अपॉन एल। तो जो वोल्टेज हमने अप्लाई की अपॉन लेंथ ऑफ कंडक्टर जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ तक समझ में आया? अब वहीं पे नेक्स्ट आगे चलो। अब जिसकी भी अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का है, चार्ज तो है, अब चार्ज के ऊपर क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा। इस फोर्स की वैल्यू क्या आएगी, फोर्स इज इक्वल टू क्यू ई। जो ई है वो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट कर रहा है, जो क्यू है यहाँ पे चार्ज को डिनोट कर रहा है। तो चार्ज क्या घूम रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, तो हम बोल देंगे एफ इज इक्वल टू स्मॉल ई कैपिटल ई या फिर क्यू ई। अब यहाँ से एक और लेसन हमने न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटी, न्यूटन लॉ में पढ़ा था, जो फोर्स है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। जो एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू आ गई फोर्स अपॉन मास। अब जो फोर्स हमने निकालना है वो आता है क्यू ई। तो जो यहाँ पे इनको मिलता है एक्सेलरेशन वो होता है क्यू ई अपॉन एम। ठीक है, तो यहाँ से हमारा एक्सेलरेशन की वैल्यू भी आ गई। अब निकालेंगे वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी होती है एक्सेलरेशन इनटू टाइम। अब एक्सेलरेशन तो आ गया ई, जिसका चार्ज इलेक्ट्रॉन का कैपिटल ई स्मॉल एम अपॉन टाउ। यहाँ तक समझ में आ गया? अब देखो, अब हम निकालते हैं एन को डिनोट करते हैं, यानी क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। एक वॉल्यूम में से कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास हो रही है उसको हम बोलेंगे एन। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू डी एक्स लेंथ। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, एक वॉल्यूम से जो है एन इलेक्ट्रॉन पास कर रहे हैं। अब एक स्मॉल डी एक्स लेंथ से हमने स्मॉल डी एक्स लेंथ ले ली, तो इससे कितने इलेक्ट्रॉन पास करेंगे, वो आएगी एन ए डी एक्स। अब टोटल चार्ज, कितना चार्ज पास करेगा, जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास कर रहे हैं, लेकिन जितना चार्ज पास करेगा उसकी वैल्यू आएगी एन ई ए डी एक्स। अगेन देखो हमने क्या किया, हमने डिनोट किया है कि जो कंडक्टर है उसकी पर यूनिट वॉल्यूम से एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है पास ऑन कर रहे हैं। वही अगर हम बात करें तो यहाँ से अगर हम एक यूनिट से बात की है, अगर हम पूरे वॉल्यूम से बात करें तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है ए इंटू डी एक्स, यानी कि लेंथ। तो एक डी एक्स एरिया से जो है एन ए डी एक्स इलेक्ट्रॉन जो है पास ऑन करेंगे। अब न आगे आओ, अब हम बात करते हैं टोटल चार्ज कितना पास करेगा। एक इलेक्ट्रॉन के एक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के पास जो है स्मॉल ई यानी कि ई चार्ज होता है, तो हमने फॉर्मूला लिख दिया एन ई ए डी एक्स। अब देखो जैसे हम जानते हैं Q इज इक्वल टू एन ई, जो चार्ज है वो होता है एन ई। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई क्या है, एक इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज कितना है। तो यहाँ से Q क्या आ गया, Q आ गया एन ए ई डी एक्स, एन ए ई डी एक्स, ये एन ए ई डी एक्स जो है वो हमारा क्या है, टोटल चार्ज आ गया। हम जानते हैं जो I है यानी कि जो हमारा करंट है, इट इज़ इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। तो अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास आ गया N इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। ठीक है, N इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। जो वी डी है वो यहाँ पर क्या है, वो यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। तो यहाँ से जो वी डी है वो आ गया आई अपॉन एन ई ए। अलग समझ में आया? अब दोबारा देखो, एक बार फिर मैं बहस करता हूँ। देखो हमने सपोज किया कि एक यूनिट वॉल्यूम से एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास ऑन कर रही हैं। वहीं पर अगर हम बात करें एक डी एक्स लेंथ की मोटाई से वॉल्यूम से कितने इलेक्ट्रॉन पास करेंगे, तो उसका फॉर्मूला होगा एन ए डी एक्स। ठीक है, तो समझ में आया? एन मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ए डी एक्स मीन्स टोटल वॉल्यूम। अब बात करते हैं डी एक्स लेंथ से कितना चार्ज पास आउट होगा, पास होगा, उसको हम बोलेंगे एन ई ए डी एक्स। क्या आ गया, टोटल नंबर ऑफ चार्ज। तो डी क्यू क्या आ गया, डी क्यू आ गया एन ई ए डी एक्स। हम जानते हैं डी क्यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू आई मीन्स करंट। अब हम एन ई ए डी एक्स को करंट से यानी कि टाइम से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारा करंट आ जाएगा। तो करंट की वैल्यू आ गई एन ई ए वी डी एक्स।
यहाँ से जो वी डी है, जो हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, वो आ गई I/NEA। अलग समझ में आया? आप देखो, हमने ऊपर निकाला था, जो हमारी वेलोसिटी आई थी वो आई थी एल, जो एक्सलेरेशन इनटू टाइम। एक्सलेरेशन क्या है? वो है E/m, और टाउ क्या है? हमारा रिलैक्सेशन टाइम। आप देखो, अब हम इन दोनों को जो है इक्वल पुट करेंगे तो हमारा आ गया I/NE इज इक्वल टू E/m टाउ। आप देखो, इन सबको हम इस साइड ले जाएंगे तो जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका फॉर्मूला आ गया MI/NEA² टाउ। देखो, ज़्यादा दिक्कत नहीं लेनी, उनमें से तो आएगा नहीं। अगर पेपर में आ गया तो सिर्फ एक तो ये फॉर्मूला रखो, I इज इक्वल टू NEA/VD, जिससे आप VD निकालोगे। वहीं पे जो VD है वो आता है अल्फा एक्सक्लेशन इनटू टाइम, तो वहाँ से आप VD निकालो, दोनों को आप इक्वेट कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ से E आ गया MI/NEA² टाउ। हम जानते हैं जो हमारी पोटेंशियल होता है वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिसको हम डिस्टेंस यानी कि लेंथ से मल्टीप्लाई जब कर देंगे तो हमारे पास आ गया पोटेंशियल। तो पोटेंशियल क्या है? पोटेंशियल है मिलो, कहाँ मिलो? NE² टाउ पे मिलो। हम यहाँ पे जो है मिलेंगे। अब देखो, ये क्या आ गया? ये आ गया हमारा रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस हमने कैसे निकाला? हाँ देखो, ये जो पोटेंशियल है वो आ गया MIL/NEA² टाउ। अब हम जानते हैं V इज इक्वल टू RI। आई हमारे पास ये है, हमने इसको ऐसे इक्वेट किया तो जो हमारा रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई वो आ गई ML/NEA² टाउ A। यहाँ से फिर हमने जब इक्वेट किया तो रेजिस्टेंस होता है हमारा इक्वल टू ρL/A। एल क्या है? एल हमारे पास एल है, ए हमारे पास यहाँ पे एरिया है, तो M/NE² टाउ जो है हमारे पास रो यानी कि रजिस्टिविटी की वैल्यू आ गई, जो आ गई MNE² टाउ। हम जानते हैं जो कंडक्टिविटी है वो रजिस्टिविटी का उल्टा होता है, तो जो रजिस्टिविटी आई है जब हम इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमारे पास कंडक्टिविटी आ जाएगी, जो आएगी NE² टाउ/M। अब देखो, बात करते हैं जो कंडक्टिविटी है या जो रजिस्टिविटी है वो टेम्परेचर पे किस प्रकार से डिपेंड करती है। अगर टेम्परेचर कंडक्टर का वो बढ़ता है, अगर कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ता है तो जो टाउ है मीन्स जो रैंडमनेस है वो जो टाउ है मीन्स जो रिलैक्सेशन टाइम है वो घटता है, जिसका मतलब जो रैंडमनेस बढ़ती है। अगर टाउ घटता है तो जो कंडक्टिविटी है, टाउ घटेगा, कंडक्टिविटी घटेगी, लेकिन जो रजिस्टिविटी है वो बढ़ती है। अगेन, अगर टेम्परेचर बढ़ता है, रैंडमनेस बढ़ती है, रिलैक्सेशन टाइम घटता है, जिसकी वजह से कंडक्टिविटी बढ़ती है, लेकिन जो रजिस्टिविटी है वो घट जाती है। आप देखो, कनेक्टिविटी का हमारे पास फॉर्मूला आ गया NE² टाउ/M। जो रजिस्टिविटी है कनेक्टिविटी का उल्टा है, ऐसे आ गया R इज इक्वल टू L ρL/A। यहाँ से ये आ गया V इज इक्वल टू I, यार I से मल्टीप्लाई कर देंगे तो I इज इक्वल टू NEA/VD। हमने उल्टा फिर इसको एक बार वेरीफाई कर लिया, तो या तो ये याद रख लो सिग्मा यानी कि कंडक्टिविटी इज इक्वल टू NE² टाउ/M। NE² टाउ/M अगर याद नहीं हो रहा तो सिंपली आप क्या करो, आप याद रखो I इज इक्वल टू NEA/VD और VD इज इक्वल टू अल्फा मीन्स एक्सलेरेशन इनटू रिलैक्सेशन टाइम। वहाँ से भी आप सारे रिलेशन को निकाल सकते हो। अब नेक्स्ट जो है वो आती है मोबिलिटी। मोबिलिटी का मीन्स क्या होता है? मोबिलिटी जो हम म्यू से डिनोट करते हैं, रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जो हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी आई है उसकी रेशियो हम निकाल लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। मीन्स जब हमने उस कंडक्टर से बैटरी को जोड़ा तो बैटरी को से जोड़ने के बाद जो इलेक्ट्रॉन के पास जो उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी आती है उसको हम डिवाइड कर देंगे, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड उसको मिली है, तो ये हमारा मोबिलिटी निकल के आ जाएगा। अब जो मोबिलिटी है इसका फॉर्मूला आ गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन E यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड। हम जानते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सलेरेशन इनटू टाइम। वहाँ से हमने एक्सलेरेशन निकालना जो आया था चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन M इंटू टाउ/E। ई से E कट गया, जो मोबिलिटी है इसका फॉर्मूला आ जाता है E टाउ/M। बात तो है मोबिलिटी की, लेकिन ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड नहीं करती। हाँ, रेशो तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड का है, लेकिन ये दोनों में से किसी के ऊपर भी डिपेंड नहीं करती। किसके ऊपर डिपेंड करती है? जो म्यू है हमारी जो मोबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है। आप देखो, पहला क्वेश्चन जैसे है, हमें कंपेयर करनी है जो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन और जो प्रोटॉन है दोनों का मास जो है वो सेम होता है। अगर दोनों का मास सेम होता है तो दोनों के जो चार्ज है वो सेम होता है, तो हम मोबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज नहीं लेंगे। हम क्या लेंगे? हम लेंगे मोबिलिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास।
जो इलेक्ट्रॉन है उसका मास कम होता है एज़ कम्पेयर टू प्रोटॉन, तो जो इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी है वो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू प्रोटॉन। नेक्स्ट देखो, हमें निकालनी है मोबिलिटी, कंपेयर करनी है प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन एंड द अल्फा पार्टिकल। जो प्रोटॉन है उसके पास जो चार्ज है वो प्लस ही होता है और जो उसका मास है वो मास ऑफ प्रोटॉन आएगा। वहीं पे जो ड्यूट्रॉन है, ड्यूट्रॉन का जो चार्ज है वो प्लस ई है, लेकिन जो उसके मास है वो ट्वाइस ऑफ प्रोटॉन है। जो अल्फा पार्टिकल है उसके पास जो चार्ज है वो +2 ई है, लेकिन जो उसका मास है वो 4 टाइम ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन है। अब निकाल लो म्यू क्या है, एक बार फिर मैं ड्राइव करता हूँ। म्यू क्या है, म्यू है वी डी अपॉन ई। वी डी क्या था, वी डी था ई अपॉन एम टाउ अपॉन ई से ई कट गया, तो म्यू इज इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई अपॉन एम एंड म्यू इज ई टाउ अपॉन एम। अब देखो वही रख दो, पहले में क्या लेना है प्रोटॉन के लिए, तो ई टाउ अपॉन एम पी, न्यूट्रॉन के लिए ई अपॉन 2 MP, ई टाउ आएगा, यहाँ पर भी टाउ जी आएंगे। अब देखो एक चार्ज पार्टिकल है जिसकी हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमें गिवन है, हमें उसकी मोबिलिटी निकालनी है। तो मोबिलिटी क्या है, मोबिलिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों को डिवाइड कर देंगे, हमारे पास निकल कर जाएगी मोबिलिटी, जिसकी यूनिट है मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड। अब देखो अब हमें कंपेयर करनी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी ए पे कितनी है और बी पे कितनी है। अगर हम बात करें जितना करंट यहाँ से आया है उतना ही करंट यहाँ से निकलेगा, तो जो करंट ए पे है वही जो करंट है वो बी पे है। अब हम बात करते हैं जो करंट है वो होता है NEAVD, क्या होता है NEAVD, तो जो करंट है वो ये होता है, लेकिन जो करंट है तो कांस्टेंट आएगा। जो यहाँ से अगर हम VD निकालते तो होता है I/NEA, यानी कि जो VD है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। जहाँ पे एरिया कम होगा वहाँ पे VD जो है ज़्यादा होगी, तो V जो है A पे ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू B। तो देखो अब हम तक हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा करंट क्या होता है, फिर हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, फिर हमने पढ़ा ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, फिर हमने पढ़ा आइसोलेटेड कंडक्टर और जो कंडक्टर के पास वो लगाने से बैटरी लगाने से दोनों में क्या डिफरेंस आता है। अब हम पढ़ेंगे करंट डेंसिटी क्या होती है। करंट डेंसिटी का मीन्स क्या है, करंट अपॉन एरिया, एक एरिया में करंट कितना कॉम्पैक्टली पैक्ड है, कितना भरा हुआ है, उसको हम बोलेंगे करंट डेंसिटी, जिसको हम डिनोट करते हैं जे से। तो जे होता है करंट अपॉन एरिया, एरिया कौन सा, वो एरिया का एलिमेंट हम लेंगे जो उस करंट एलिमेंट से परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो एरिया क्या आ गया, जे आ गया आई अपॉन ए कोस थीटा। तो एक आई क्या होता है, आई होता है हमारा, या फिर आप बात कर लो जे आ गया आई अपॉन ए, जो आई है वो होता है NEAVD। तो ए से ए कट गया, तो जे की वैल्यू जब आएगी तो आएगी NEVD। अगर यहाँ से हम VD की वैल्यू पुट कर देती है, जो आता है हमारा एक्सक्लेशन इंटू टाइम, तो पुट करने के बाद जो हमारे जे की वैल्यू आती है वो आती है NEE टाउ अपॉन एम। इसको जब हम पुट करते हैं तो जो जे की वैल्यू है वो आती है हमारे सिग्मा, यानी कि जो हमारी कंडक्टिविटी है एंड इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम बोल सकते हैं जो जे है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है VD यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है हमारे एरिया के। याद रख लो जी इज इक्वल टू सिग्मा ई। अब देखो करंट डेंसिटी क्या होती है। करंट डेंसिटी हमें गिवन है किसी भी एरिया पे। करंट डेंसिटी क्या है, करंट अपॉन एरिया। एरिया हमारे पास ये है, करंट डेंसिटी हमारे पास ये है, हमें करंट निकालना है। तो J इज इक्वल टू आई अपॉन ए, तो आई इज इक्वल टू J डॉट ए। तो J का और A का हम क्या करेंगे, हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे, तो हमारे पास जो है हमारे पास हमारा करंट निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से हमने सब बात कर ली। अब हम बात करेंगे रेजिस्टेंट की। रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस है रुकावट। क्या रुकावट, किसी भी के भी रास्ते में रुकावट पैदा करनी कहलाती है रेजिस्टेंस। आप चल रहे हो, मैंने आके कांटे बिछा दिए, तो आपकी राहों में मैंने रुकावट पैदा कर दी कांटे बिछा के, तो उसको हम बोलेंगे रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी टू अपोज द करंट। जो करंट फ्लो कर रहा है उसको अपोज करना, उसको रोकना, उसके रास्ते में रुकावट पैदा करना जो है रेजिस्टेंस कहलाता है। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अब देखो मान लीजिए एक तो आपको 2 कदम चलना है, एक आपको 100 कदम चलना है। अगर आपको 100 कदम चलना है तो 100 कदम के रास्ते पे मैं ज़्यादा रुकावट पैदा कर सकता हूँ, ज़्यादा कांटे बिछा सकता हूँ। ठीक, तो रेजिस्टेंस जो है इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। आप देखो एरिया, एक तो आपको बीडी गली से निकलना है, तो आप मुझे सिर्फ थोड़ी जगह पे रेजिस्टेंस देना होगा,
वहीं पे अगर आप चौड़े गले से निकलोगे तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा देना होगा। मीन्स आपके पास रास्ता मिल जाएगा आपको जाने के लिए। तो रेजिस्टेंस जो है वो होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो यहाँ से जब हम प्रोपोर्शनलिटी कॉन्सेप्ट आएंगे तो रेजिस्टेंस आ जाएगा, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो यानी कि रेजिस्टिविटी एल अपॉन ए। रो क्या है? रो है हमारी रेजिस्टिविटी, जिसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, जो कि डिपेंड करता है नेचर क्या है क्रिस्टल का, कि वो कंडक्टर है, वो इंसुलेटर है, सेमी कंडक्टर है, तो उसके नेचर के ऊपर हम डिपेंड करता है। आप देखो जो रो है यानी कि जो हमारी रेजिस्टिविटी है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है और साथ ही साथ नेचर ऑफ कंडक्टर के ऊपर भी डिपेंड करती है। हम बोल सकते हैं जो रेजिस्टिविटी है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो जो हमारी रेजिस्टिविटी है वो भी बढ़ती रहेगी। अब नेक्स्ट देखो, ए सर्टेन पीस ऑफ कॉपर इज टू बी शेप्ड इनटू ए कंडक्टर ऑफ मिनिमम रेजिस्टेंस। हमारे पास एक कॉपर की वायर है, उसको हमने शेप करना है एक ऐसे कंडक्टर में जिसका मिनिमम रेजिस्टेंस हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम चाहेंगे कि उसकी लेंथ कम से कम हो और जो उसका एरिया है वो मैक्स टू मैक्स हो। तो आप ऑप्शन में उस तरह से कंपेयर कर लेंगे। अब नेक्स्ट है वेरिएशनल ऑफ रेजिस्टेंस, मीन्स रेजिस्टेंस किस तरह से वेरी करता है। तो पहला केस हमने क्या लिया? पहला केस हमने ये लिया, हमारे पास एक कंडक्टर है जिसका हमने एरिया तो कांस्टेंट लिया, लेकिन जो उसकी लेंथ है उसको हमने घटाया बढ़ा दिया। तो अगर हम रेजिस्टेंस जो पहले था और रेजिस्टेंस जो बाद में आएगा, जब हम उन दोनों का रेशियो निकाल लेंगे तो आएगा R1/R2 दैट विल बी इक्वल टू L1/L2। अगर समूल चेंज आता है तो हम डेल्टा R/R इज इक्वल टू डेल्टा L/L भी रख सकते हैं। अब सेकंड केस क्या है? सेकंड केस क्या है, हमने जो पोटेंशियल है उसको तो हमने कांस्टेंट रखा। क्या किया हमने? सॉरी पोटेंशियल नहीं, जो वॉल्यूम है कंडक्टर या फिर वायर के वॉल्यूम को तो हमने कांस्टेंट रखा, लेकिन जो लेंथ है उसको हमने वेरी कर दिया। यानी कि इसका मतलब क्या है, मान लीजिए हमारे पास ये कंडक्टर है, इसका जो वॉल्यूम है वॉल्यूम वही रहेगा, हमने इसको सिर्फ खींच दिया। सिर्फ खींचने से जो इसकी लेंथ बढ़ रही है, लेकिन जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो घट रहा है। तो जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा एल स्क्वायर के, यानी कि R1/R2 इज इक्वल टू L1/L2। वहीं पे अगर हम डेल्टा R/R निकाल लेंगे तो वो आएगा 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा L/L। अगर हम डेल्टा L/L 0.2 टाइम करेंगे तो उस डेल्टा R/R 0.4 टाइम आएगा। अब केस थ्री क्या है? अगर हम चेंज इज़ वेरी लार्ज देन परसेंटेज इन आर, अगर चेंज बहुत ज़्यादा है तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे कि जो रेजिस्टेंस फाइनल आया माइनस रेजिस्टेंस इनिशियल अपॉन रेजिस्टेंस इनिशियल इंटू 100। अब देखो पहला क्वेश्चन जैसे है, एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस जो वो एक्स ओम है, इस ड्रोन आउट उसको हमने बना लिया सो डैट ताकि इट्स लेंथ इज इंक्रीज, ताकि उसकी लेंथ बढ़ जाए ट्वाइस इट्स ओरिजिनल लेंथ देन न्यू आर इज। अब देखो हमने क्या किया, एक हमारे पास ये वायर है, एक वायर है जिसकी जो लेंथ है वो इतनी है और एरिया जो है वो ए है, ठीक है, और उसकी जो रेजिस्टेंस है वो एक्स है। हमने इसको इतना खींचा मतलब उसकी जो वॉल्यूम है वो हमने कांस्टेंट रखी और हमने इसको खींच दिया, तो जो उसकी लेंथ है वो तो बढ़ गई, लेकिन जो उसका एरिया है वो घट गया और जो लेंथ है वो बढ़ गई। तो हमें निकालना है अगर लेंथ बढ़ गई तो जो हमारा वो आता है क्या बोलते हैं उसका रेजिस्टेंस, तो वो आता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल की पावर स्क्वायर। तो 2 टाइम्स अगर हमने लेंथ बढ़ाई है तो जो हमारा रेजिस्टेंस है वो क्या होगा, वो भी जो है 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। तो रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू 4R। एक्स ओम था उसको बढ़ा दिया तो न्यू आर हमें निकालना है, तो वो क्या आएगा 4R, यानी कि हमारे पास 4x निकल के आ जाएगा। अब क्या आता है 4x तो हमारे पास निकल के आएगा, लेकिन हमारे पास 4x की वैल्यू गिवन है, तो 4x की वैल्यू हमारे पास गिवन है 20। तो यहाँ से हमें x निकालना तो आ जाएगा 20 + 4 जिसकी वैल्यू आ जाएगी 5। केस जो हमारा नेक्स्ट है वो है जो L है उसको हमने कांस्टेंट रखा, जो लेंथ है कंडक्टर की, लेकिन जो एरिया है उसको हमने चेंज कर दिया। हम जानते हैं जो रेजिस्टेंस है इट विल बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अगर हम एक गोल्ड कंडक्टर माने तो उसके एरिया की फॉर्मूला होता है 4πr²। तो हम बोल सकते हैं रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर। तो R1/R2 इज इक्वल टू A2/A1 इज इक्वल टू
R2 का स्क्वायर अपॉन R1 का स्क्वायर। अब नेक्स्ट देखो केस जो लास्ट है वो हमारे पास क्या है, हमने जो वॉल्यूम है उसको कांस्टेंट रखा, लेकिन जो हमारा एरिया है उसको हमने वेरिएबल रखा। अगर जो वॉल्यूम है उसको कांस्टेंट रखेंगे, एरिया को हम घटाए बढ़ाएंगे, यानी कि अगर हम एरिया को घटाए बढ़ाएंगे तो उसकी वजह से लेंथ भी चेंज होगी। तो जो रेजिस्टेंस है इट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया का स्क्वायर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का 4 टाइम्स। ऐसे ही क्वेश्चन है, टू वायर है ए एंड बी ऑफ सेम मटेरियल, उनके मटेरियल सेम है यानी कि उसकी रेजिस्टिविटी सेम है, हैविंग रेडियाई इन द रेशो, जो उसकी रेडियाई यानी कि रेडियस का रेशो 1:2 है, जिसका जो करंट है वो रेशो में आ रहा है 4:1। तो हमें उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रेशो निकालना होगा। बस देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, NE/V/D। आप देखो वी डी क्या आ जाएगा, वी डी आ जाएगा I/NE/E, ठीक है। अब जो आई है वो हमारा वेरी कर रहा है और जो एरिया है वो हमारा वेरी कर रहा है, लेकिन जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन वो क्या है, वो है कांस्टेंट। तो हम लिख सकते हैं वी डी इज प्रोपोर्शनल टू I/E। अब देखो अब आई का रेशो लिख लो और वी का रेशो, ए का रेशो लिख लो, तो आई क्या है, आई है 4:1 में, तो 4:1, और जो एरिया है वो है 1 क्या आएगा, ये रेशो रेडियस का है, तो हमें अभी एरिया का रेशो निकलना है, तो 1:1 आएंगी 4, तो ये आ गया हमारा 16:1। अब नेक्स्ट है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंट एंड रेजिस्टिविटी। टेम्परेचर का क्या डिपेंड पड़ता है, रेजिस्टेंस भी और रेजिस्टिविटी की भी। जैसे ही कंडक्टर का टेम्परेचर हम घटाएंगे, यानी कि चलो जैसे ही कंडक्टर के अंदर आई इंक्रीज होता है तो टेम्परेचर बढ़ने के कारण, फ्रिक्शन के कारण उसका टेम्परेचर बढ़ता है, रेंडमनेस बढ़ती है, टाउ घटता है। जैसे ही टाउ घटता है तो जो रेजिस्टिविटी है वो बढ़ती है, रेजिस्टेंस बढ़ता है, कंडक्टिविटी कंडक्टेंस घटता है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर पे, अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर होल पेयर है वो बढ़ते हैं, कंडक्टिविटी बढ़ती है, जो हमारा रेजिस्टिविटी है वो घटती है, और सेम ही हमारा इंसुलेटर के अंदर होता है। अब हम बात करते हैं ओम्स लॉ की। ओम्स लॉ में क्या कहता है, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू इट। मीन्स हमारे पास अगर ये हमारे पास कंडक्टर है, ये हमारे पास कोई वायर है, ठीक है, कंडक्टर है, वायर यानी कि हमारे पास क्या है, कंडक्टर है। तो जब हमने इसको एक बैटरी से कनेक्ट किया तो जो इसके अंदर जो है पोटेंशियल चेंज आएगा वो आएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, यानी कि जितना करंट इसके अंदर से फ्लो करेगा। जैसे ही हम जो है यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो हमारे पास आएगा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो आएगा RI। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं जो EMF है वो आता है V=RI, जो कि हमारा ओम्स लॉ है। अब क्वेश्चन देखो, पोटेंशियल डिफरेंस हमें बताना है VA और V के बीच में। अब देखो V पे हमें ए निकालना, तो V एक आपने VA निकाल लिया, -2 है और 2 ओम से निकला, तो पोटेंशियल क्या आएगा, V=IR, और करंट के डायरेक्शन में, तो यहाँ पे ऑब्वियसली जो पोटेंशियल है वो घटेगा, ड्रॉप होगा, 2 × 4 - 4 आ गया। अब बैटरी से जाएगा, जंप करेगा, तो बैटरी के हाई से लो पे जा रहा है, तो -3, फिर ऐसे -2 = VB। अब हम इसको यहाँ पे ले आएंगे, तो VA - VB = 4, 3, 7 और दोनों यानी कि +9 वोल्ट जो है यहाँ पे A और B के बीच में जो है +9 वोल्ट का जो है डिफरेंस है। देखो जो ओम लॉ है वो हर एक क्रिस्टल के लिए जो है वैलिड नहीं है, यानी कि ये हम जो है वैलिड है नहीं है, ये सेमीकंडक्टर के लिए वैलिड नहीं है, ठीक है। तो हम जानते हैं V = IR, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं जो I है वो जो R है वो आएगा V/I, यानी कि अगर हम वोल्टेज और जो करंट है उनके बीच में अगर हम जो है ग्राफ को ड्रॉ करेंगे तो इसका जो स्लोप है जो tan थीटा है वो आ जाएगा हमारा रेजिस्टेंस के इक्वल। देखो
फॉर कंडक्टर, कोई भी कंडक्टर एट हाई टेम्परेचर, अगर उसका टेम्परेचर ज़्यादा है तो जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ता है। जैसे ही जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ने लग जाता है तो हमारा जो ओम्स हुआ वैलिड नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमने जो यहाँ पे आर है, यहाँ पे आर हमने एज अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लिया है। अगर हमारा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट ही घट या बढ़ रहा है तो हमारा जो ओम्स ला है वो किस प्रकार से वैलिड हो सकता है। अब देखो, अब हमारे पास कुछ रेजिस्टेंस है, उनको हम दो तरीके से, या फिर कुछ कंडक्टर्स हैं जिनको हम दो तरीके से जो है आपस में जोड़ेंगे। जिसमें से पहला तरीका क्या है? पहला तरीका है सीरीज कॉम्बिनेशन में से एक के बाद एक, उसके बाद अगला, उसके बाद अगला। हम ऐसे जो कंडक्टर को आपस में जोड़ते जाएंगे तो उसको हम बोलेंगे सीरीज रेजिस्टेंस या फिर सीरीज कॉम्बिनेशन। एंड टू एंड कनेक्शन, एक रेजिस्टेंस है, फिर नेक्स्ट आया, फिर नेक्स्ट आया। करंट विल बी सेम अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस, जो करंट है वो हर एक रेजिस्टेंस के थ्रू सेम जाएगा। एंड इक्वल टू करंट थ्रू द बैटरी, और वो जो करंट है वो बैटरी से कितना ड्रॉ कर रही है मान दिखा सी, एक ये है, एक ये है, ठीक है। जितना करंट इसमें आएगा उतना करंट इसमें जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो ऐसे ही करंट जो है हर रेजिस्टेंस से सेम जाएगा और उतना करंट जाएगा जितना बैटरी से आया है, ठीक है। अब सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस इक्वल टू पोटेंशियल बैटरी, इसका मतलब क्या है? देखो, एक रेजिस्टेंस ही, एक ही, इनको हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। करंट गया, पोटेंशियल इसका भी करंट गया। अब क्या है, करंट तो तीनों में सेम जाएगा, लेकिन उसका जो पोटेंशियल है उसमें से जो कुछ पोटेंशियल इसके पास गया V इज इक्वल टू आई आर, खुद इसके पास गया V इज इक्वल टू आई आर, जो उसमें से बच गया था, जिसमें से बच गया उसका V अपॉन इज इक्वल टू आई आर इसमें चला गया। सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप, जितना इसमें गया, जितना इसमें गया, जितना इसमें गया, अगर हम तीनों का सम कर देंगे तो हमारे V के इक्वल आ जाएगा। अब दूसरा है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे होता है? देखो, जैसे ये है जी, इतना पार्ट देखो, एक के पैरेलल दूसरा है, मीन्स दोनों के जो एंड है वो एक साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन वो एंड टू एंड नहीं जुड़े हुए। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस इज इक्वल टू पोटेंशियल बैटरी, मीन्स अब देखो, जैसे ये है, ये है और ये है, जितना पोटेंशियल इसके पास है उतना ही पोटेंशियल इसके पास जाएगा और उतना ही पोटेंशियल इसके पास जाएगा। इनमें सबके पास सेम पोटेंशियल होता है, जैसे सीरीज में सबके पास सेम करंट होता है, लेकिन इस केस में इनके पास अलग अलग करंट होता है। सम ऑफ करंट इक्वल टू टोटल करंट, जो सम ऑफ करंट है, मीन्स मान लीजिए ऐसे आई आया तो आता तो इसमें चला गया आई डैश वन, आता इसमें चला गया आई टू, जो होगा आई माइनस आई टू। तो जो टोटल आई है वो आई वन प्लस आई टू का सम होगा। आई को हम लिख सकते हैं ई अपॉन आर, तो ई अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू ई अपॉन आर वन प्लस ई अपॉन आर टू, जो वन अपॉन आर आ गया वो आ गया वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू। अब देखो, अगर हमारे पास जो एन इक्वल रेजिस्टेंस है, एन है, मतलब बहुत सारे इक्वल जो रेजिस्टेंस जो इक्वल है, अगर हम उसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो जो हमारा आर इक्विवेलेंट है वो एन इंटू आर आता है। वहीं पे अगर हम उनको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आर अपॉन एन आता है। यानी कि इसका मतलब ये है, सीरीज़ के अंदर हमारा जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ता है, नेट रेजिस्टेंस, और जो पैरेलल है उसके अंदर नेट रेजिस्टेंस जो हमारा घटता है। फाइंड पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 3R, 3R के अक्रॉस हमें जो है पोटेंशियल ड्रॉप को निकालना है। तो उससे पहले हम निकाल लेंगे उसके अंदर करंट कितना गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो Y इज इक्वल टू होता है आई आर, जो R है वो हमारे पास 3R है, लेकिन हमारे पास करंट नहीं है, तो हम करंट को निकालेंगे। तो करंट को कैसे निकालेंगे? देखो, जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो 3 का और जो 6 का जो हमारा नेट रेजिस्टेंस है वो आएगा हमारे पास 2R, तो R और 2R और यहाँ पे E, ये ऐसा इसका नेट बनेगा। तो ये बन जाएगा दोनों को ऐड करके 3R। तो यहाँ से जब करंट आया है तो जो करंट आया है वो आया है E अपॉन 3R, ठीक है। जो E अपॉन 3R है वो हमारा करंट यहाँ से आया है। तो अगर हम बात करते हैं अब पोटेंशियल का, ठीक है, तो इसमें से कुछ पोटेंशियल तो इसके पास जाएगी और जो पोटेंशियल बचेगी वो उन दोनों के पास बराबर बराबर, जितनी बचेगी दोनों के पास उतनी जाएगी, क्योंकि जो पोटेंशियल है इसमें वो होती है बराबर। तो इन दोनों का जब नेट निकला था वो 2R आया था, तो जो 2R के पास पोटेंशियल है वो 3R और वही 6R के पास जाएगी। तो आई जो है E अपॉन 3R इज इक्वल टू 2R, जो आ गया हमारा 2E अपॉन 3। वही नेक्स्ट देखो, हमें बतानी है रीडिंग ऑफ एमीटर। रीडिंग ऑफ एमीटर का मतलब क्या है
ये हमारे पास एक बैटरी है जिसका जो ईएमएफ है वो 20 वोल्ट है। अगर ये 20 वोल्ट है तो इसके पास ऐसे करंट जा रहा है, तो जैसे ही करंट जा रहा है तो इसके पास कितना करंट जाएगा वो हमें बताना है, ठीक है। देखो ये 2 ओम है, ये दो ओम है, ये 2 ओम है। अगर हम इन तीनों को अगर इक्विवेलेंट बनाएं तो कैसे बनेगा, बनेगा 4 ओम एमीटर, 4 ओम कनेक्टेड और 2 ओम, और जो ये हमारी वोल्टेज है वो है 20 वोल्ट। अब क्या यहाँ पे तीनों जो है ये हमारे पैरेलल में हो गए। अगर तीनों जो है हमारे पैरेलल में हो गए तो सबके पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम आया, मीन्स यहाँ पे और जो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है वो 20 आएगा। और जब हम V इज इक्वल टू आई आर करेंगे तो जो I है वो V अपॉन आर आएगा। जो V है वो हमारे यहाँ पे 20 वोल्ट आया, जो R है वो हमारा यहाँ पे 4 है, तो 20 अपॉन 4 हमारा आ जाएगा 5 एम्पियर, ठीक है। तो यहाँ पर भी 5 एम्पियर जाएगा करंट, यहाँ पर भी जो करंट है वो 5 एम्पियर जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो करंट है वो 10 एम्पियर हमारा चला जाएगा, क्योंकि जो यहाँ पे आएगा 10/2। अब देखो फाइंड करंट एंड पोटेंशियल ड्रॉप इन 3 ओम। जो हमारे 3 ओम है इसमें हमें पोटेंशियल ड्रॉप और इसमें करंट बताना है। अब देखो सबसे पहला काम क्या, इसको सुलझा लो, ठीक है। कैसे सुलझाएंगे, इन दोनों का जब हम नेट करेंगे तो हमारा 8 आएगा, जब हम दोनों को नेट करेंगे तो हमारे पास 4 आएगा, तो इक्विवेलेंट बनेगा 4 और यहाँ पे 6 और ये है 100। जब हम दोनों को करेंगे इक्विवेलेंट करके तो 10 आएगा, तो हमारा जो आई है वो 10 एम्पियर है, मीन्स इस बैटरी से 10 एम्पियर करंट जा रहा है। अब जब ये 10 एम्पियर यहाँ पे आया तो उस 10 एम्पियर का कुछ पार्ट जो है इसमें जाएगा और कुछ पार्ट इसमें जाएगा, फिर जो यहाँ से आएगा I1 और यहाँ से आएगा I2, तो ये ऐड होकर यहाँ पर चला जाएगा 10 एम्पियर दोबारा से, मीन्स जो I1 है जो प्लस I2 है वो आएगा 10 एम्पियर। है समझ में आया। तो सिंपली जो 6 ओम है उसके पास 10 एम्पियर जाएगा, ये तो बात हमें समझ में आ गई, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसमें, देखो इन दोनों का नेट भी 8 है, इन दोनों का यहाँ पे भी 8 है, मीन्स 8/8 है, यानी कि दोनों का रेजिस्टेंस सेम है, तो दोनों में करंट जो है सेम जाएगा, यानी कि 5 एम्पियर ऊपर जाएगा और 5 ही एम्पियर नीचे जाएगा। यहाँ तक समझ में आई, तो करंट तो निकल गया। अब हमें बताना है कि जो ये 3 ओम का रेजिस्टेंस है इसके पास पोटेंशियल डिफरेंस कितना जाएगा, पोटेंशियल ड्रॉप कितना जाएगा। तो V होता है IR, जो I है हमारा करंट इसमें है 5 एम्पियर और जो रेजिस्टेंस है वो 3, 5 3 15, तो 15 वोल्ट जो है हमारा यहाँ पे करंट आएगा, तो वोल्टेज आएगा। इफ़ द नेटवर्क शोन बिलो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस CD, जो C और जो D है इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना कितना आएगा। देखो सबसे पहला काम वही है, जो भी रेजिस्टेंस हो ना उनको इक्विवेलेंट कर लो। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास निकल के आता है 60 ओम, ठीक है। तो इन दोनों का जो नेट है वो आ गया हमारा 60 ओम, ठीक है। अब यहाँ पर 60 ओम हो गया और यहाँ पर 40 ओम हो गया, तो 40 और जो 60 है वो हमारा बन के कितना आता है, वो हमारा बन के आता है 100। तो हमारा जो करंट है वो आ गया 1/10 एम्पियर। अब हमें ये बताना है कि जो ये पोटेंशियल डिफरेंस है CD के बीच में कितना आएगा। तो जो CD है इनके बीच में जो नेट रेजिस्टेंस है वो 60 आता है, तो V इज इक्वल टू IR, जो करंट है उसकी जो R है यानी जो 60 है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1/10 इज इक्वल टू 60, जो कि 6 वोल्ट के बराबर हमारा आ गया। अब नेक्स्ट देखो 5 आइडेंटिकल लैम्प्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू 1100 ओम। हमारे पास ऐसे 5 हैं जिसका जो रेजिस्टेंस रहेगा वो 1100 ओम है, R कनेक्टेड, उसको हमने जोड़ लिया 2D 220 वोल्ट की बैटरी से। अब जो रीडिंग है आइडियल एमीटर की, जो हमारे पास ये एमीटर है इसकी रीडिंग कितनी आएगी। अब कुछ निकालना, देखो ये दोनों भी पैरेलल में हैं और ये तीनों भी आपस में पैरेलल में हैं। जब हम इन दोनों का पैरेलल निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा R/2 और यहाँ पे हमारे पास बचेगा R/3। लेकिन सारे के सारे जैसे ही पैरेलल में हैं तो उनके अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल ड्रॉप है वो 2200 वोल्ट ही रहेगा। तो सिंपली भी कर दो 2200/R/3, 3 ऊपर मल्टीप्लाई में R की वैल्यू 1100, यहाँ से हमारा जो करंट है वो आ गया 3/5 एम्पियर। अब नेक्स्ट देखो in a network as shown in figure the potential difference across the resistance 2R, जो पोटेंशियल डिफरेंस है 2R, यहाँ के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, वही दोनों को नेट निकाल लेंगे तो हम आ जाएगा हमारा R प्लस दोनों का नेट निकालने से हमारे पास आता है 4/3 ओम। तो जो हमारा R इक्विवेलेंट है वो 3/4 अंदर को देखो 4/3 जो है हमारा आ गया
नेट रेजिस्टेंस यहाँ पे 4/3 ही हो गया और आर यहाँ पे हो गया, तो आर प्लस 4/3 आर जो आ गया हमारा 7R/3। अब हमें क्या है, हमें निकालना है करंट कितना जाएगा, टोटल करंट कितना आएगा। टोटल करंट हमारा आता है 3E/7R। इसके जो हमें भी निकालना है तो I/R कर देंगे। I जो है वो है 3E/7R, जो रेजिस्टेंस है वो है 7R/3। तो जो करंट होगा 4R/3, 3 से गया 3 तो आ गया 4E/7। अब नेक्स्ट है वी हैव टू फाइंड आउट करंट आई थ्रू दिस सर्किट। अब नेक्स्ट देखो, हमें बताना करंट आई थ्रू दिस सेल, जो एक सेल है इससे करंट कितना निकलेगा, वही नेट निकाल लो। 2 और 3 5, ये क्या पैरेलल है, 5 और 5 का जो है 5/2 यानी कि डाई और डाई यानी कि 5, जो 5 है इसका नेट आ गया और जो 1 एम्पेयर हमारा करंट आ गया। इफ़ द करंट थ्रू 3 रेजिस्टेंस, तो 3 ओम का रेजिस्टेंस है, उससे जो करंट है वो हमारा 0.8 एम्पियर निकल रहा है। अगर यहाँ से 0.8 आया है तो इससे दुगुना है, और जो V है इज इक्वल टू IR, जो I है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R है। अगर R ज़्यादा है तो हमारा करंट कम निकलेगा, यानी कि यहाँ से जो करंट आएगा वो 0.4 एम्पियर आएगा। अगर यहाँ पे करंट 0.4 एम्पियर आया है तो क्या है, समझ में आ गया, 0.4 और 0.8, ठीक है। तो जो टोटल करंट है वो आ गया हमारा 1.2, जो 1.2 एम्पियर जो हमारा टोटल करंट आता है। देखो यहाँ थोड़ा मिस्टेक है, देखो 0.8 इसमें से आया, 0.4 इसमें से आया, तो इसमें से करंट कितना आ रहा है, इसमें से करंट आ रहा है 1.2 जो है टोटल करंट है। 4 ओम के थ्रू हमें बताना है तो V आ जाएगा, V इज इक्वल टू IR। I जो है वो 1.2 है, R जो है 6 है, तो यहाँ से 4.8 आएगा, ना कि यहाँ से। अब नेक्स्ट देखो, एक बैटरी है जिसका जो वोल्टेज है वो 12 वोल्ट है और एक इंटरनल रेजिस्टेंस जो है 0.8 है, मीन्स उसके अंदर का रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड टू 3 ओम बैटरी। ओके, हमें करंट बताना उसके अंदर। देखो ये हमारे वोल्टेज है 0.8, इसके अंदर है 2 और 2, 2 और 3 का जब हम नेट निकालेंगे तो आ जाएगा 1.2 ओम। 4 ये 4 और जो 1.2 करेंगे तो आ जाएगा 5.2 ओम। तो ठीक है, तो यहाँ से आ गया 5.2 और 0.8 ये था, तो जो नेट आर इक्विवेलेंट हमारे पास 6 आ गया। और 12 बटे जब 6 करेंगे 2 एम्पर में से इससे जो है 2 एम्पर करंट बाहर जा रहा है। अब बात करते हैं हम क्रिचॉफ्स रूल की। क्रिचॉफ्स ने 2 रूल दिए थे जो कि करंट और वोल्टेज से रिलेटेड है, हम उसके बारे में बात करेंगे। देखो क्रिचॉफ्स फर्स्ट रूल जिसको हम बोलते हैं जंक्शन रूल, क्रिचॉफ ने पहला रूल दिया था जिसका नाम है जंक्शन रूल। इन्होंने क्या कहा, देखो at any junction the sum of the current entering the junction is equal to the sum of current leaving the junction। इसका मतलब क्या, देखो यहाँ से जो है I1 आया, यहाँ से I2 आया, जो I1 और जो I2 है यही मिलके जो है I3 के पास गया, तो जो I3 है उसकी वैल्यू क्या आएगी, वो आएगी I1 प्लस I2। तो इट इज़ बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज के कंजर्वेशन के बेस पे I3 इज इक्वल टू I1 प्लस I2। एक सेकेंड रूल है, सेकेंड रूल लूप रूल। लूप रूल का मतलब क्या है, एल्जेब्रिक सम ऑफ चेंजेस इन पोटेंशियल अराउंड एनी क्लोज्ड लूप इन्वॉल्विंग रजिस्टर्स एंड सेल इन द लूप इज 0। मतलब अगर हम यहाँ से जाएंगे और ऐसे घूमेंगे, अगर हम यहाँ पे दोबारा आ गए तो पॉइंट वी और पॉइंट वी आ गया ऐसे ही, तो जो वी ए है माइनस वी ए है वो क्या आता है, वो 0 है। ऑब्वियसली एक पॉइंट पे पोटेंशियल, उसी पॉइंट पे दोबारा पोटेंशियल में अगर हम डिफरेंस निकालेंगे वो 0 तो आएगा। तो क्रिचॉफ्स के हमारे 2 रूल हैं। पहला रूल है जंक्शन रूल, मीन्स जितना करंट आएगा उतना ही करंट जाएगा। क्यों, नहीं तो करंट नया करंट बना, ना ही जो पुराना करंट है वो डिस्ट्रॉय हुआ, तो जो करंट आया था वही अलग अलग वायर में चला गया। मान लीजिए हमें 3 वायर एक कनेक्टर साथ कनेक्ट कर दी, एक वायर से करंट आ रहा है, 2 वायर से करंट आ रहा है और एक वायर में जा रहा है, तो जो करंट आए हैं वही जो है करंट जाएगा। वहीं पे जो क्रिचॉफ सेकंड रूल है वो लूप रूल, अगर वो लूप में घूमेंगे तो उनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 0 आएगा। ऑब्वियसली आना ही चाहिए, वो एक पूरे सेटअप में एक ही पॉइंट पर अगर हम दोबारा दोबारा उसका निकाल लेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, तो वी ए माइनस वी ए हमारा 0 ही तो आएगा।
नेक्स्ट देखो, अब इन पे ही बेस पे हमने हमारे पास कुछ क्वेश्चन आया। तो पहला क्वेश्चन देखो, हमें निकालना है वी एक्स माइनस वी वाई। वी एक्स यहाँ पे है और वी वाई यहाँ पे है, हमें इन दोनों के बीच का जो है वोल्टेज निकालना है। देखो दो करंट यहाँ पे है, ठीक है। अब क्या है, हम यूज़ करेंगे लूप रूल। तो हम यहाँ से चलेंगे और हम ये दोबारा ही यहाँ पे आएंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ से हम यहाँ से चलेंगे, या फिर एक काम करो आप यहाँ चलो वापस यहाँ पे आ जाओ, इतना भी कर सकते हो आप, ठीक है। वी एक्स यहाँ पे आए तो इन द डायरेक्शन जा रहे, तो वी एक्स -3 + 2 = वी वाई। देखो हम यहाँ चलें तो वी एक्स -3 वोल्ट + 2 वोल्ट, क्यों यहाँ से करंट आ रहा है और हम अपोजिट जा रहे हैं, तो +2 वोल्ट = वाई। तो वी एक्स माइनस वी आई = 1 वोल्ट। अब इसमें देखो, अब हमें यहाँ पे निकालना वी एक्स माइनस वी वाई, मीन्स वी एक्स माइनस वी वाई। यहाँ से 1 एम्पेयर करंट आया है, तो सबसे पहले आप निकालो करंट कितना आया, ठीक है। कुछ करंट इसमें जाएगा, कुछ करंट इसमें जाएगा। अगर हम यहाँ पे करंट को निकाल लेंगे तो सिंपली हम इसमें जितना वोल्टेज ड्रॉप आया है उसको निकाल के हम इसे निकाल लेंगे। अब देखो ये तीनों क्या है, ये तीनों जो है यहाँ पर हमारा सीरीज में है, तो 3 + 2 5 + 1 6। तो जो ये नेट है वो इस तरह बनेगा कि 1 एम्पियर आ रहा है, 3 ओम ऊपर है और जो है 6 ओम ऊपर है, और यहाँ पे हमारा वी है। तो हमें वी एक्स माइनस वी वाई तो निकालना है। तो क्या निकालेंगे, अब करंट निकालो। करंट यहाँ पे 1 आया है, ऊपर कितना जाएगा नीचे कितना जाएगा। हम जानते हैं कि जो करंट है इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। यहाँ पे नीचे रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो करंट कम जाएगा, ऊपर कम ज़्यादा जाएगा। तो यहाँ पे जो करंट आया वो आया 2/3, यहाँ पे जो आया वो आया 1/3। तो वी एक्स -2/3 × 3 = वी वाई। तो वी एक्स -2 = वी वाई, वी एक्स माइनस वी वाई = 2 वोल्ट। अब हम निकाल लेंगे वी मिड। वी मिड का मतलब क्या है, वी वोल्टेज यहाँ पे है और वी टू, इन दोनों के बीच में हमने 2 रेजिस्टेंस ऐड कर दिए। दोनों रेजिस्टेंस के बीच में यानी कि मिड में हमारे पास वोल्टेज ड्रॉप कितना आएगा, उसके लिए फॉर्मूला क्या है, जितना करंट हमारा स्टार्टिंग में है उतना ही करंट हमारा मिड में आएगा, ठीक है। तो V1 - वी मिड अपॉन R1 = वी मिड -V2 अपॉन R2। ऐसे जब इनको सोल्व करेंगे, कैसे, V1/R1 + V1/R2 वी मिड अपॉन R2 + वी मिड अपॉन R1। तो वी मिड का फॉर्मूला हमारे पास आ जाता है V1/R1 + V2/R2 1/R1 + 1/R2। ओके, वी मिड का फॉर्मूला हमारे पास आता है V1/R1 + V2/R2 अपॉन R1 + R1 + 1/R2। वहीं पे अगर हम बात से हमारे पास ये वायरस का K1 है, कोई भी हमारे पास वुड वगैरह है, तो इसके साथ भी टी मिड का फॉर्मूला ही आता है K1 अल्फा A1 T1/L1, K2 A2 T2/L2, K1 A1 L1, K2 A2 L2, ठीक है। आप ऐसे टी मिक्सचर निकालेंगे तो M1S1 T1 + M2S2 T2, M1S1 + M2S2। मेन फॉर्मूला यही है। तो वी मिड का फॉर्मूला हमारे पास दोबारा लिख देता हूँ, क्या आएगा, V1/R1 + V2/R2 अपॉन 1 + R1 + 1/R2। अब जैसे ये है, हमें निकालना है पोटेंशियल एट मिड। तो ये बीच में जो सेंटर है यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो कितना आएगा, वो हमें यहाँ पे निकालना है। देखो ऐसे जा रहे हैं, सबसे क्या पहले क्या करो, 20/10 + 20 -10/2 + 10/5 / 1/10 + 1/2 + 1/5। यहाँ से आ गया हमारा -5.4 वोल्ट। अब हमें निकालना है करंट इन 10 ओम एंड द 5 ओम। जो हमारा 10 ओम रेजिस्टेंस है और जो 5 ओम रेजिस्टेंस है, यहाँ पे हमें करंट निकालना है। अब देखो इसके लिए मैं आपको झांसू आइडिया दूंगा। यहाँ पे हमने मान लिया कि वोल्टेज 0 है, ठीक है। क्यों हम मान सकते हैं, देखो अगर यहाँ पे जो वोल्टेज 10 का मतलब क्या है, यहाँ पे और यहाँ पे इन दोनों पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 10 है। पोटेंशियल की वैल्यू यहाँ पे नहीं आती, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आती है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे मान लिया जो V0 है यहाँ पे 0 है। अगर यहाँ पे V0 है तो यहाँ पर भी जो है V0 आएगा, ठीक है। आप देखो अगर हम यहाँ से यहाँ गए, इन दोनों पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी वैल्यू 20 है। अगर यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 20 आएगा। अगर यहाँ पे 20 है तो यहाँ पे भी क्या आ गया, यहाँ पे भी 20 आ गया। वहीं पे अगर यहाँ पे 0 है तो हम यहाँ पे गए तो इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 10 है। लेकिन यहाँ पे और यहाँ पे जो है वो यहाँ पे हमारा लो पोटेंशियल आएगा और यहाँ पे हमारा हाई पोटेंशियल आएगा।
तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 10 प्लस का, तो यहाँ पे जो है हमारा 10 आ गया, तो यहाँ पे भी हमारा क्या आ गया 10। तो इन दोनों के बीच में क्या आ गया 10 वोल्ट का, दोनों के बीच में 20 वोल्ट का। तो V इज इक्वल टू आई आर, आई इज इक्वल टू V अपॉन आर। V की वैल्यू 10 आ गई, R अपॉन 10, तो आई आ गया 1 एम्पियर। यहाँ पे भी जो आई है वो आ गया 4 एम्पियर। अब वही नेक्स्ट क्वेश्चन में करो। यहाँ पे मान लो जो वोल्टेज है वो जीरो है, अगर यहाँ पे वोल्टेज जीरो है तो यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे लो पोटेंशियल आएगा, तो यहाँ पे -6 आ गया, माइनस आप समझ में आया। यहाँ से अगर हम यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे +4 आ गया। तो इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू वो आ गई 10, तो करंट आ गया 10/2, जिसकी वैल्यू है 5 एम्पियर। अब हम दोनों के बीच की बात करें तो यहाँ से जब हम यहाँ पे जाएंगे तो -4, इन दोनों के बीच में जो हमारी वोल्टेज जो डिफरेंस है वो आ गया आई इन 10 ओम, तो आ गया हमारा 4/10, दैट इज इक्वल टू 0.4 एम्पियर। अब हमें बताना जो करंट है वो 2 ओम में कैसा है। हमने आप लेट कर लिया जो वोल्टेज वो जीरो है, तो यहाँ पे जीरो आएगी और यहाँ पे भी जो है जीरो आएगी। क्या तक समझ में है। यहाँ से जाएंगे तो यहाँ पे +10 आएगी, और यहाँ से जब हम यहाँ पे जाएंगे तो +20। तो इन दोनों के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 10 आ गया, 10/2 इज इक्वल टू 5 एम्पियर। अब इसमें देखो, इसमें 2 लूप है, एक लूप ये, एक लूप है ये, छोटो लेट करो। यहाँ पे जो है वोल्टेज जीरो है, अगर यहाँ पे जीरो है तो यहाँ पे +10 आया, यहाँ पे +10 है तो यहाँ पे +10 आया, और यहाँ पे जीरो है तो यहाँ पे 5। तो यहाँ पे जो करंट है उसकी वैल्यू क्या आ गई, वो आ गई 2 एम्पियर। समझ में है। वही यहाँ पे जो है करंट की वैल्यू आ जाएगी, इसका डिफरेंस है 2 है, तो यहाँ पे जो आई है वो आ गया 5 एम्पियर। ठीक है, तो अब देखो हमें क्या निकालना है, हमें करंट निकालना है 2 एम्पियर में। तो करंट क्या आएगा 2 ओम का पीरा, तो यहाँ पे तुम्हारा 5 आया, 2 कैसे का आंसर पर देखो। यहाँ से जो आई आएगा, आई हमारा आता है 2 एम्पियर, हाई करंट हमारा 2 एम्पियर आएगा। इसमें से कुछ तो ऊपर चला गया, हाँ जो 2 है उसमें तो 5 ही आएगा, इसमें तो 5 आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, जो जो करंट आया हो तो 2 एम्पियर, लेकिन जो आई जो ऊपर जा रहा है वो हमारा 5 एम्पियर है। अब हमें बताना है हर एक रेजिस्टेंस के अंदर करंट कितना आ रहा है। देखो यहाँ पे मैं जीरो मान लिया, यहाँ पे जीरो आएगा, यहाँ पे जीरो बन जाएगा, यहाँ पे जीरो बन जाएगा, और यहाँ पे भी हमारा जीरो बन जाएगा। ठीक है, +4 +4 +4 +4 +4 +4, यहाँ पे जो है 2 है वो 2 ओम है, 4 का डिफरेंस है, जो करंट तो आगे आ गया 2। यहाँ पे देखो इसकी वजह से +8 और +4 का डिफरेंस आ गया, यहाँ पे 9 का डिफरेंस आ गया। ऐसे ही आप कर सकते हो। अब दिल के अंदर निकालेंगे हम कितना करंट जा रहा है, दिल के अंदर 4 में कितना करंट जा रहा है, 4 का भी रहा। यहाँ पे जीरो मान लिया, जीरो की वजह से +5 आ गया, अब +5 यहाँ पे -5, तो डिफरेंस क्या आ गया 5 का, तो आई आ गया 5/4 एम्पियर। दिल के अंदर 1.25 एम्पियर का करंट दौड़ रहा है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या है, 2 लूप है, और सिंपली हमें क्या निकालना है, करंट निकालना है 10 के अंदर, 20 के अंदर, और हाँ ठीक है, जीरो मान लिया, यहाँ पे आ गया। अब देखो हम वो बात कर लेंगे ना, जो आई है, जो आई ऊपर जा रहा है वो I1 + I2 है, तो सिंपली यहाँ से हम I1 की वैल्यू निकाल लेंगे, और इसे पुट करके हम I2 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो समझ में आ रहा है, आना चाहिए। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, आई आएगा -2 और +2, जो आई है वो आएगा 1 एम्पियर। ठीक है, और यहाँ से अगर -2 होता है तो +3 आ गया, अगर यहाँ +3 तो +3 है, और +2 तो अगर वहाँ डिफरेंस है तो आई आएगा हमारा 10। अब देखो, अब हमें निकालना है फाइंड करंट 2 एम्पियर, हमें 2 एम्पियर के अंदर करंट निकालना है। देखो हमें निकालना है कि हमारे 2 एम्पियर में 2 ओम में करंट कितना जा रहा है। अब देखो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे V3 जो है इसको जीरो हमारे पास गिवन है, हम यहाँ से V मिनट निकाल लेंगे। अगर मैंने V मिनट निकाल लिया तो यहाँ पे देखो इसके और इसके बीच हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, जिससे हम करंट निकाल लेंगे। तो V मिनट हमारा आ गया 15, जैसे ही 15 आया तो यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 20 है, दोनों के जो बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है वो 5 है, तो जो करंट है वो आ जाएगा 5/2, यानी कि 2.5 एम्पियर। अब नेक्स्ट देखो, फाइंड करंट इन BD ब्रांच, BD कौन पीड़ा BD, मेरा B और D, यानी कि 3 ओम के अंदर करंट कितना आ रहा है,
तो वही बात तो से वी मिड निकाल लो। वी मिड हमारा आ गया 18 वोल्ट, तो 18 है और यहाँ पे मैंने 0 मानना है, तो यहाँ पे 0 चेंज कितना आ गया 18 का, तो करंट कितना आ गया 6 एम्पियर। अब देखो हमने करंट निकालना है I1 I2 I3, इसमें एक लोचा है। क्या लोचा है? लोचा तो बहुत बुरा ही, जैसे कुछ लोचा इसमें है भी नहीं, ऐसे अभी निकाल लेंगे सब। देखो यहाँ पे अगर आप इसको 0 मान लेते हैं, तो यहाँ पे अगर 0 है तो यहाँ पे अगर जाएगा -24 है -10, तो इसमें आज का वी मिड निकाल लो। हाँ वी मिड निकालना, देखो सिंपल क्या करो, यहाँ पे मान लो v = 0, यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे भी 0 आ गया, यहाँ पे 0 आया तो यहाँ पे आएगा -23, यहाँ पे अगर -23 आया तो यहाँ पे आएगा -24, यहाँ पे -24 आ गया तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे निकल जाएगा वी मिड के फॉर्मूले से सबके बीच का डिफरेंस आ गया, आप निकाल सकते हो। बहुत सिंपल है। इसमें इसको ऐसे इंटरचेंज कर दिया था कि सर ऐसा थोड़ा ईवन लगे कि हमने इसको इधर कर दिया, तो वही मान लो 0 है, यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे 21 आ गया, 27 आ गया, यहाँ पे 24 आ गया, यहाँ पे इसका वी मिड के फॉर्मूले से निकालेंगे। फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। जो ए है कापी ए कापी ए तो मैंने ए यहाँ पे मिलेगा, जो ए है और जो बी है उसके बीच में हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकाला था, बिल्कुल ईजी। तो पास प्रॉब्लम इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है ए और बी, और बी नोट कर रखा है मैंने, बी यहाँ पे होगा। तो इसको हम मान लेंगे ओपन टर्मिनल, तो हमारे पास इसको छोड़ देंगे हम, तो ये बच गया। तो ये दो जो है पैरेलल में आ गए, दोनों जो सीरीज़ में, इसका इसके साथ पैरेलल में और फिर इसके बाद सीरीज़ में। अब देखो अब तक जो हम बात कर रहे थे वो बात हम कर रहे थे आइडियल बैटरी की,